तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का एक न्यू सेट। जैसे कि दिख रहा है आपके सामने सेट है, तो आज जो मेरा सेट होने जा रहा है वो आपका सेट नंबर 5 होगा। और जो पेपर हो रहा है वो आपका 22 सितंबर का पेपर हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको 20 सितंबर तक पेपर करा दिया था और आपका 21 तारीख का पेपर नहीं हुआ था, इसलिए मैं आपको 22 तारीख का पेपर करा रहा हूँ। तो आज इसी का पेपर का मैं आपको सारा मैथ के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो इसका पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं 3 लोगों का नाम लेना चाहूँगा जिनका सबसे पहले जवाब आया था और मैं आपको बोला था। तो यहाँ पास आपका 3 लोग में सबसे पहले आपका आते हैं सौरभ दास जी, फिर प्रकाश सिंह जी, फिर आपका मनोज बंसल जी। तो इन 3 लोगों का सबसे पहले जवाब आया था। ठीक है, तो आज भी मैं आपका एक क्वेश्चन पूछूंगा, कहीं भी पूछ सकता हूँ, तो आप लोग क्वेश्चन को देख के जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आप लोग भी पेन कॉपी को लेकर रेडी रहिए और आपको जो भी क्वेश्चन जैसे जैसे मैं सॉल्व करते चलता हूँ तो आप लोग भी सॉल्व करते चलिए। ठीक है, जहाँ पास आपको कोई प्रॉब्लम होता है तभी जाके आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा, तभी जाकर आपको पता चलेगा कि आपकी प्रॉब्लम किस जगह पे हो रही है। ठीक है, चलिए तो देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो बोला है आपका यदि 3 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू माइनस 0.75 है, तो आपसे पूछा एक्स का वैल्यू क्या होगा। जो एक्स का वैल्यू बताया गया यहाँ पर 0 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए और 90 डिग्री से कम होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इससे पहले भी मैंने आपको सॉल्व कराया था। तो यहाँ पास आप क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को या तो साइन में बदल लीजिए या साइन को कॉस में बदल सकते हैं। तो यहाँ पास मैं बदल लेता हूँ। तो आपका 3 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये -2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पास मैं क्या करूँगा, -0.75 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/4, क्योंकि वैल्यू इसका वही होता है। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे आपका। तो यहाँ देखिए 3 × 3 हो गया और 3 से यहाँ पर क्या हो गया, तो ये हो गया आपका -3 साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पास क्या है आपका पहले से, तो -2 साइन स्क्वायर एक्स है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका -5 साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पास आपका हो गया +3 और ये आपका आ गया -3/4। तो ये 4 को मैं दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया आपका -20 साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ आपका 12 और यहाँ आपका -3। तो ये देखिए 12 आपका यहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका -15। क्लियर है, तो यहाँ पास मैं इस चीज़ को हटा देता हूँ। तो हो गया -15। अब आपका माइनस माइनस कट गया ना। तो ये आपका 20 को मैं नीचे ले आ रहा हूँ तो ये 20 इधर आ गया। अब ये भी 20 इधर से हट गया। तो 5 का पाड़ा में 3 बार में, 5 का पाड़ा में 4 बार में। तो साइन स्क्वायर एक्स मेरा क्या आ गया, 3/4 आ गया। तो अब जानते हैं आपका साइन एक्स क्या हो जाएगा, सिंपल था। तो साइन एक्स हो जाएगा आपका √3/2। तो बस अब आप लोग जानते हैं आपका साइन एक्स का मतलब आपका साइन एक्स इक्वल टू √3/2 है। तो साइन का वैल्यू √3/2 कब होता है, तो साइन 60 पे होता है। तो बस साइन साइन यहाँ हो गया, एक्स का वैल्यू क्या हो गया 60 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका 60 डिग्री। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला अब आपका, और आप लोग इसको भी ट्राई कीजिए। तो बोला है आपका लगातार समान गति से चलने वाली एक ट्रेन क्रमश 8 सेकंड और 8.4 सेकंड में उसी दिशा में चलने वाले 2 व्यक्तियों को पार करती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था, जबकि दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा था। तो किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की गति क्या थी। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ लीजिए। बोल रहा है कोई आपका ट्रेन आपका इस दिशा में चल रहा है, सपोज दैट। ठीक है, यहाँ पास आपका 2 व्यक्ति भी उसी दिशा में चल रहे हैं। कुछ जो 2 व्यक्ति है, आपका एक व्यक्ति मान लीजिए यहाँ है और दूसरा व्यक्ति यहाँ है। तो बोल रहा है जब आपका ट्रेन जब आपका उस दिशा में चल रहा है तो पहला व्यक्ति को आपका 8 सेकंड में पार कर देता है और दूसरा व्यक्ति को आपका 8.4 सेकंड में पार कर देता है। और जो पहला व्यक्ति का गति क्या है आपका 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा से आपका बढ़ रहा है और जो दूसरा व्यक्ति है वो आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ रहा है आगे। क्लियर है, तो आपसे पूछा है वही कि ट्रेन का गति क्या है। तो आप लोग जानते होंगे जब भी आपका ट्रेन अगर आपका इस दिशा में चल रहा है और कोई आदमी भी अगर आपका इसी दिशा में चल रहा है, मतलब आपका सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो स्पीड क्या हो जाता है, तो दोनों का घट जाता है, मतलब आपका अंतर में हो जाता है। यानी S1 - S2 लेके चलते हैं हम लोग। और वही जब आपका ट्रेन का गति अगर आपका मान लीजिए ट्रेन का दिशा अगर इस तरीका से है और कोई दूसरा ट्रेन या फिर कोई दूसरा व्यक्ति का आपका दिशा इस साइड से है, मतलब आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, तब आपका उसका गति क्या होता है, तो दोनों का गति जुड़ जाता है। क्लियर है, तो ये तो चीज़ आप लोग जानते होंगे। तो बस अब यहाँ पास आप लोग जानते होंगे ये भी स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पास क्या कर सकते हैं, मेरा जो डिस्टेंस है, मेरा डिस्टेंस क्या होगा, सिर्फ ट्रेन का लंबाई होगा और जो ट्रेन का लंबाई होगा वो दोनों व्यक्ति में सेम होने वाला है। बात को समझ रहे, दोनों व्यक्ति में सेम होगा ना मेरा डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पास क्या करता हूँ, डिस्टेंस को इक्वल कर लेता हूँ। तो अब आपका डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस होगा आपका स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या होगा, तो जो पहला व्यक्ति को जब आपका ट्रेन पार कर रहा था तो यहाँ पास क्या होगा, तो यहाँ पास आपका जो पहला व्यक्ति को जो ट्रेन पार कर रहा था उसका गति क्या होगा, तो ट्रेन का स्पीड। तो यहाँ पास मैं S1 लिख रहा हूँ जो ट्रेन का स्पीड में मान के चल रहा हूँ, माइनस अब पहला व्यक्ति का क्या गति था, तो आपका 4.5। तो ये आपका 4.5 ये आपका स्पीड हो गया। और टाइम कितना लग रहा था उसको पार करने में, तो 8 सेकंड लग रहा था, 8 सेकंड। अब बराबर मैं करता हूँ क्योंकि ये क्या दे रहा है मेरे को, पूरा ट्रेन का डिस्टेंस ही दे रहा है ना।
तो बस यहाँ पास आपका फिर दूसरा व्यक्ति को भी ट्रेन का गति क्या रहेगा, S1 ही रहेगा, -6, और यहाँ पास आपका कितने सेकंड में पार कर रहा था, तो 8.4 सेकंड में। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सा। यहाँ पास अब आपका, तो यहाँ देखिए यहाँ पास अब आपका 8 सेकंड है, तो आपको इसको किलोमीटर मतलब आपको घंटा में चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप चेंज करेंगे तो भी आपका कट जाने वाला है, क्योंकि आप इसको नीचे में क्या करेंगे, बटा 60 × 60 करेंगे, तो ये आपका ऐसे ही कट जाएगा, क्योंकि ये इक्वल में है, तो कोई बात घुमा फिरा के फिर वही पढ़ने वाला है। तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए यहाँ पास आपका। तो यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 8.4 है, तो मैं ये पॉइंट को हटाऊंगा तो क्या होगा आपका, नीचे 10 आएगा, और ये 10 आपका इधर आ जाएगा, तो आपका ये 80 बन जाएगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका 80S1 यहाँ पास आ गया आपका 80S1 माइनस 4.5 और ये इंटू 80, तो ये कितना हो जाएगा, तो 8 चौके 32, ये आपका 360 हो गया, इक्वल टू यहाँ पास आपका क्या 84S1, तो ये हो गया आपका 84S1 माइनस, और यहाँ पास आपका क्या हो गया, 6 को गुना कर दीजिए 84 से, तो क्या जाएगा आपका 6 चौके 24 और 2 6 48, और ये आपका 504। तो बस सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 80S1 है और यहाँ पास 84S1 है, तो ये वाला उधर चला जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पास आपका 4S1 हो गया, और यहाँ पास आपका मैं -504 है, तो मैं इसको यहाँ ले आ रहा हूँ, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा आपका, प्लस में हो जाएगा, तो 360 है, तो 140 और 144 हो गया ये आपका। बस अब यहाँ 4 से काट देंगे तो कितना बार में हो गया, 72 और आधा 36, तो क्या हो गया आपका S1 का, यानी आपका ट्रेन का स्पीड क्या हो गया, 36 किलोमीटर प्रति घंटा से आपका वो ट्रेन चल रहा था, यानी इसका आंसर हो गया 36। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिलहाल आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब आप लोग इसको ट्राई कीजिए। तो यहाँ देखिए क्या बोला आपको, यदि 3x² माइनस ax+9 इक्वल टू x² प्लस 2x+5 का केवल एक हल है, तो a का घनात्मक पूर्णांकी हल क्या होगा। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको एक इक्वेशन दे दिया है जिसमें आपको क्या कंडीशन के रूप में बोला है कि इसका सिर्फ एक पॉजिटिव इंटीजर रूट होने वाला है, ठीक है। तो आपको उसमें बताना है a का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पास आपका देखते हैं, पहले आपका इक्वेशन को यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पास क्या आपका 3x² माइनस ax+9 इक्वल टू ax² प्लस 2x+5। तो यहाँ पर देखिए x² है, 3x² है, तो मैं इसको यहाँ ले आ रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। 3 माइनस a और ये आपका x² कॉमन हो गया, फिर ax है और यहाँ 2x है, तो इसको भी मैं यहाँ ले आ रहा हूँ। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा आपका a-2 और ये आपका x कॉमन, और ये आपका +5 +9 है, तो यहाँ पास आएगा क्या आ जाएगा आपका +4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो बस अब मेरा ये एक इक्वेशन बन चुका है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा x² + x + 4, ठीक है। तो यहाँ पास अब आप क्या करेंगे, इसका रूट निकाल लेंगे, और आप लोगों को पता होगा रूट निकालने का वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जानते होंगे, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पास मेरा ए बी सी कौन होता है, तो ये वाला आपका कोफिशिएंट ऑफ x² को हम लोग क्या बोलते हैं, ए का ए बोलते हैं, ये आपका b हो जाता है, और ये जो कांस्टेंट टर्म होता है आपका c होता है। तो यहाँ पास आपका b² क्या हो जाएगा, ये वाला, तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, तो मतलब आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पास क्या हो गया आपका ओवरऑल, तो a-2 का होल स्क्वायर माइनस 4, तो आपका फॉर्मूला में a क्या है यहाँ से आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3 माइनस a, और c ये आपका कांस्टेंट टर्म है, यानी इंटू 4 इक्वल टू 0। क्लियर है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पास आपका a का वैल्यू आ जाएगा, तो मैं इसको हटाता हूँ। तो यहाँ पास मेरा क्या क्या आया था, तो a+2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 था, तो मैं डायरेक्ट 16 कर ले रहा हूँ, और ये आपका 3 माइनस a इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कुछ इस तरीका से आ जाएगा, a² + 20 a-44। तब आप यहाँ पास a का वैल्यू निकाल लेंगे। जब आप a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो गया, देखिए 44 है, तो 22 × 2 = 44। तो यहाँ पास आपका दिख रहा साफ साफ a का जो वैल्यू आएगा वो आपका एक तो यहाँ पास आपका -22 आएगा, और एक आपका आएगा +2। तो यही बोला था आपका एक प्लस आपका वैल्यू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, +2, इसका एक रूट है जो पॉजिटिव में है। क्लियर है, तो इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिलहाल आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आप लोग इसको भी ट्राई कीजिए। तो यहाँ पास हो सकता है आप लोगों को थोड़ा सा नहीं दिखे, तो आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ आप लोग इसको फुल स्क्रीन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, तब आपको जरूर क्लियर दिखेगा। तो यहाँ पास आपका डीआई में बोला है कि आपका एक फूड चेन कंपनी 2 जोन क्षेत्रों के पिछले 5 वर्षों के लाभों की तुलना करती है। नीचे के लाइनें चार्ट में इसे दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए डीआई में क्या बोला, आपका कोई 2 जोन की कंपनी है, ठीक है, मतलब आपका कोई एक फूड चेन की कंपनी है जो 2 जोन मतलब आपका 2 क्षेत्रों का पिछले 5 वर्षों का लाभ बता रहा है। जैसे कि अगर देखेंगे जोन 1 है और एक जोन 2 है। जोन 1 आपका लाल से दर्शाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 2015 वर्ष में अगर लाल में जो दिख रहा होगा वो आपका 60% आपका लाभ था, ठीक है। वही आपका हरा में देखेंगे तो ये आपका 50% का लाभ है। तो इसी तरीका से पिछला 5 वर्षों का आपको यहाँ पर दिया गया है कि कितना कितना उन लोगों का लाभ हो रहा है। तो सिंपल सा है आपका। तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है कि क्या कि विकल्पों में से
कौन सा चार्ट में दी गई सूचना को श्रेष्ठतम चित्रित करता है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका ऑप्शन ये मतलब आपका इसके अकॉर्डिंग सही बैठ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पास आपका पढ़ लेते करके। तो पहला आपका क्या बोला है? पहला बोला है कि आपका जो ऑप्शन में बोला है कि आपका पिछले 3 वर्षों में जोन 2 में लाभ प्रतिशत में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो बोल रहा है आपका पहला जो ऑप्शन में वो आपका पिछले 3 वर्षों में जोन 2 में कोई भी लाभ वृद्धि नहीं हुई। तो जोन 2 कहाँ है? तो यहाँ पास मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो देखिए जोन 2 आपको दिख रहा होगा, ये हरा रंग वाला है। तो बोल रहा है पिछला 3 वर्षों में कोई भी लाभ का वृद्धि नहीं हुआ। तो यहाँ देखिए 2015 में भी क्या है 50%, 2014 में भी क्या है 50%, और 2013 में भी क्या है 50%। तो 3 वर्षों का तो बता दिया आपका कोई वृद्धि सच में नहीं हुई है, क्योंकि 50% आपका लाभ हुआ है। तो क्या हो रहा है? यही आपका सबसे श्रेष्ठ बता रहा है, आपका चित्रित है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 1। अब आपको चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगा। तो बस यहाँ पर आपको यही बताना था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आप लोग इसको ट्राई कीजिए। तो यहाँ पास क्या बोला आपका? एक त्रिभुज का आधार त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार पर आधार का 5वां हिस्सा है। समांतर चतुर्भुज का त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए बस। सिंपल से क्या बोल रहा है आपको? बोला है कोई एक त्रिभुज है, यानी आपका कोई एक ट्रायंगल है। एक जो ट्रायंगल है उसका जो बेस है, यानी आपका जो आधार है, वो उसके लिए क्या बोला है कि एक त्रिभुज का आधार त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज, मतलब कि आपका कोई एक आपका समांतर चतुर्भुज है, यानी आपका कोई एक पैरेललोग्राम है। यहाँ पास आपका एक कोई पैरेललोग्राम भी है। बोल रहा है ये दोनों का जो एरिया है, यानी आपका जो क्षेत्रफल है, वो आपका दोनों एक समान है, बराबर है। अब क्या बोला था उसको आधार को लेके कि एक त्रिभुज का आधार त्रिभुज के बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 5वां हिस्सा है। यानी जो मेरा समांतर चतुर्भुज का जो आधार है उसका 5वां हिस्सा है आपका ये त्रिभुज का आधार। बात को समझिए। अगर आपका इसका जो आधार है, अगर इसका जो बेस अगर मान लीजिए अगर ये बी है, तो ये क्या है आपका इसका 5वां हिस्सा है, यानी आपका b/5। तो ये मेरा ट्रायंगल का आधार क्या हो गया? b/5। यही बोला है। अब आगे क्या बोला आपको? समांतर चतुर्भुज से त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात होगा। तो आपसे ये दोनों का हाइट का रेशियो पूछा है। तो यहाँ पास मान लीजिए इसका जो हाइट है, तो यार ये आपको जो पैरेललोग्राम का हाइट क्या है, तो यहाँ पास इसको h मान लीजिए, कैपिटल H। और यहाँ पास जो इसका मानेंगे वो क्या है? तो यहाँ पास आपका इसका जो आप मानेंगे हाइट, वो मान लीजिए स्मॉल h। तो आप लोग जानते हैं क्षेत्रफल का दोनों जगह का इक्वल है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस। तो बेस क्या हो जाएगा मेरा? b/5। तो ये आपका b/5 और इंटू हाइट। तो हाइट क्या है आपका? स्मॉल h इक्वल टू। अब यहाँ पास क्या होगा? अब पैरेललोग्राम का आप लोग जानते होंगे, समांतर चतुर्भुज क्या होता है? एरिया निकालने का बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस का b हो गया डायरेक्ट, और इंटू हाइट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पास इसका अनुपात पूछा है मेरे को हाइट का। तो यहाँ देखिए b कट गया। अब यहाँ देखिएगा 5 2 10 हो गया, और ये आपका स्मॉल h है और ये आपका कैपिटल H है। तो आपसे क्या पूछा था? समांतर चतुर्भुज से त्रिभुज की ऊंचाई का अनुपात, यानी समांतर चतुर्भुज से पूछा है। यानी आपका h यहीं रह जाएगा, और ये h को मैं नीचे ले आ रहा हूँ। तो ये जब h को मैं नीचे ले आया तो ये क्या हो गया आपका? कैपिटल H/H। तो ये दोनों का रेशियो क्या हो गया मेरा? 1/, देखिए 2 आपका नीचे है 2 5। तो यहाँ पास क्या हो गया आपका? 1/10। यानी मेरा अनुपात क्या निकल के आ गया? 1:10। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ये वाला। क्लियर है? तो यहाँ पास आप लोग जब PDF जब देखेंगे मतलब इसका आंसर, तो यहाँ पास आपको आंसर दिखेगा 10:1, मगर इसका आंसर आपका होगा 1:10। क्लियर है? तो ये आपका मिस्टेक हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ पास क्या बोला, आप लोग इसको भी ट्राई कीजिए। तो यहाँ बोला आपका एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित व्यय शामिल है। किराया 25%, कर्मचारियों का वेतन 25% है, और रख रखाव के लिए 50%। तो देखिए बोला क्वेश्चन में आपका कोई एक छोटा सा बिजनेस हो रहा है जिसमें आपका कुछ इस तरीका से खर्च हो रहा है कि जो आपका किराया खर्च है वो आपका 25% है, जो कर्मचारियों का वेतन दे रहा है वो आपका 25% हो रहा है, और रख रखाव का यानी आपका कुछ अलग जो खर्चे होते हैं वो आपका 50% आपको दर्शाया गया। ठीक है? तो अब आपका क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला आपको। यदि कंपनी कुल 2 लाख का वेतन भुगतान करती है तो उसका रख रखाव पर व्यय कितना है? तो अब देखिए क्या बोला आपका, जो कंपनी जो आपका कुल वेतन जो आपका भुगतान कर रही है वो आपका 2 लाख रुपया कर रही है। तो आपसे पूछ रहा है रख रखाव के लिए कितना व्यय कितना है, मतलब कितना खर्च है। तो यहाँ देखिए क्या था आपका, यहाँ पर ध्यान देखेंगे तो क्या बोला था? कर्मचारियों का वेतन 25% है, यानी आपका जो 25% का वैल्यू आपको क्या बोला है? ये 2 लाख के बराबर है। तो आपसे अब क्या पूछ रहा है? रख रखाव का वैल्यू बताइए। तो यहाँ पास आप देखिए रख रखाव क्या था? तो 50% था। तो देखिए 25% का वैल्यू अगर आपका 2 लाख होगा तो बोलिए ना 50% का वैल्यू क्या होगा? तो 4 लाख साफ साफ दिख रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिलहाल आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब आप लोग इसको ट्राई कीजिए।
यहाँ क्या बोला आपको, एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर 2√3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी गई है कि प्रवृत्त का क्षेत्रफल डैश होता है। तो देखिए फर्स्ट फ्रेंड, आपका ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आप लोग इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन समझ लीजिए, क्वेश्चन आपका क्या बोला है। क्वेश्चन आपका सिंपल सा बोला है, आपको कोई एक समकोण त्रिभुज है, यानी कोई एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और जिसका भुजाएं आपको दे दिया है। अब आपको क्या पूछा है, प्रवृत्त का क्षेत्रफल डैश होता है, यानी आपका जो ये ट्रायंगल है वो किसी सर्कल के अंदर में है, मतलब आपका कोई एक सर्कल है उसके अंदर में ट्रायंगल है, और आपको तब पूछ रहा है कि उसका क्षेत्रफल आपको बताना है। यानी अब आपका मेरा क्या हो गया है, ये ट्रायंगल मेरा अंदर हो गया, अब आपको बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको देख लीजिए, भुजा आपको दिया हुआ था 2 सेंटीमीटर 2√3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ा आपको पता है ये 4 सेंटीमीटर है, तो आपका समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा क्या होता है, आपका हाइपोटेनस होता है, यानी आपका कर्ण होता है। तो यहाँ पास मेरा क्या हो गया, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। अब आप समझिएगा, अब आपको यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, पाई आर स्क्वायर की जरूरत होती है, तो रेडियस का आपको जरूरत पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो रेडियस मेरा कौन होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो रेडियस होगा ये तो आपको दिख रहा होगा, ये पूरा डायमीटर हो गया, क्योंकि ये मेरा पूरा क्या हाइपोटेनस है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए हुआ हो सकता है आपको दिया हो। तो यहाँ पर आपका 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर मेरा क्या है, पूरा आपका डायमीटर है। तो रेडियस मेरा क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, क्योंकि थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा आपको हो सकता है टेढ़ा हुआ हो, मगर ये आपका इसी तरीका से है। तो यहाँ पास आपका रेडियस क्या हो गया, 2 हो गया। तो बस अब जब रेडियस आ गया तो आप सर्कल का बता दीजिए क्या होगा एरिया। तो क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, यानी 2 का क्या होगा 4, यानी 4 पाई इसका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 1 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन ऑफ द डे। तो आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो मैं इस क्वेश्चन को हटाता हूँ, वीडियो को खत्म होने के बाद आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। चलिए ये रहा मेरा अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ क्या बोला आपको, 11236 का वर्गमूल कितना होता है। तो आप लोग इसका बताइए, इसका आंसर क्या होगा कि ये किसके स्क्वायर है। चलिए मैं देखता हूँ किसका ये होगा। तो चलिए अब मैं इसका बताता हूँ। तो सिंपल सा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 106। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पास अगर आप ऑप्शन का मदद से भी जाएंगे तो देखिए यहाँ पास आपको दिख रहा होगा 6 लास्ट में है, 4 है लास्ट में, 4 में है। अब ऑप्शन का मदद से भी इसका मदद कर सकते हैं। तो 6 का क्या होता है, 36 होता है, लास्ट में ऐसे ही पता चल जा रहा है। तो 36 तो लास्ट में आपका होगा ही होगा, इसका 106 का जो भी स्क्वायर हो। और यहाँ पास आप 96 देखेंगे तो आपको पता होगा 100 का स्क्वायर क्या होता है, 10,000 होता है। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, तो यहाँ पर 96 का स्क्वायर तो कभी भी नहीं हो सकता, 11,236। तो बस ये वाला ऐसे ही कट गया। और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है, यहाँ से भी 4 का 16 होता है। तो बस ये दोनों तो कभी होगा नहीं, तो आप इसको आंसर देख के भी हिट कर सकते थे, 106। क्लियर है। चलिए, और आप लोग इसको या तो अगर आपको निकालने आता तो आप इसको मदद से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ क्या बोला आपको, अब आप लोग इसको भी ट्राई कीजिएगा। यहाँ बोला आपको, रौसल ने किसी वस्तु को 26% की हानि पर 999 में बेचा था, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या हो जाएगा, यहाँ पास आपको निकालना है लागत मूल्य, यानी क्रय मूल्य निकालना है, जो कि विक्रय मूल्य क्या है, 999। जब आपका विक्रय मूल्य 999 है और क्रय मूल्य निकालना, तो क्या करते हैं, ये आपका विक्रय मूल्य गुना 100, यानी आपका SP इंटू 100, अब बटा क्या 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, 26% का लॉस हो रहा था, यानी बेच कितना मेरा 74% में बेच रहा होगा। तो बस सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका 37 हो गया, 37 2 74, और यहाँ पास आपका 50 हो गया। अब 37 से इसको काट दीजिए। तो देखिए 37 2 74, यानी 20 बार में आपका 740 होगा, यानी आपका आगे क्या हो सकता है, तो यानी आपका 2 और 7 7 7 49। तो यहाँ पर आप थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 27 गुना 50, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 1350, यानी 1350 रुपया उसका क्रय मूल्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब आप लोग इसको ट्राई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोग PDF देखेंगे तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर था वो आपका PDF में नहीं मिलेगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आपका गलत करार दिया गया था RPF वाले द्वारा, तो ठीक है। तो मैं फिर भी इस क्वेश्चन को लिया हूँ, तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पास हम लोग बनाते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है आपका A और B मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु एक काम को पूरे होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। यदि 20 से इस काम को 18 दिन में पूरा करता है तो ए अकेला काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, आपका बोला सिंपल क्या बोला कि ए और बी कोई काम को आपका 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि जब वो आपका दोनों काम को शुरू करते हैं तो ए आपका काम का खत्म होने का 5 दिन पहले आपका काम छोड़ दे रहा है। अब फिर उसके बाद क्या कर रहा है, बी आपका काम को स्टार्ट कर रहा है। अब बी उसके बाद आपका 18 दिन लेता है आपका पूरा काम को ख़त्म करने में। तो आपका वही पूछ रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकेगा। तो अब समझिएगा फ्रेंड, यहाँ पास आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहाँ पर समझने का बस देरी है। यहाँ आपको क्या बोला था,
ए और बी आपका काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है? तो 20 दिन में खत्म कर सकता है। मतलब अगर आपका ए और बी अगर उस काम को मिलकर अगर आपका 20 दिन में खत्म कर सकता है तो एक दिन में कितना काम कर सकता है? तो काम का 1/20 भाग ही कर सकता है। जान रहे हैं आप लोग ये बात को? बस अब आपका क्या बोला है, वो लोग काम को एक साथ शुरू करते हैं परंतु एक काम के पूरे 5 दिन पहले काम को छोड़ देता है। मतलब आपका काम को शुरू करते हैं और आपका काम खत्म होने का 5 दिन पहले काम को छोड़ देते हैं। मतलब अगर आपका ये 20 दिन में अगर ये लोग काम को खत्म कर सकते हैं तो 5 दिन पहले आपका एक काम को छोड़ दे रहा है। मतलब आपका कितने दिन काम किया? तो 15 दिन काम किया कि नहीं किया है लोग मिलके? तो बस यहाँ पास आपका एक दिन का काम क्या है? तो 1/20 है। तो 15 दिन तक कितना काम कर पाएंगे? तो ये आपका गुना 15 मैंने कर दिया। तो 5 को 3 से काट दिया, 5 से एक बार 4 को काट दिया, यानी आपका ये 3/4 काम को कर चुके हैं। अब बात को पता चल गया होगा। यदि अगर आपका 3/4 काम कर दिए तो 3/4 क्या होता है? 75%। यानी काम का ये लोग 75% का काम खत्म करके आपका ए छोड़ दे रहा है। तब आपको क्या बोला है? 25% काम करने ही तो आपका बी आ रहा है ना, क्योंकि शेष काम आपका 18 दिन में आपका बी कर रहा है पूरा। यानी 25% बचा हुआ काम को वो आपका बी करता है। तो आपका 25% अगर आपका काम अगर बी करता है 18 दिन में, तो अगर बी अगर अकेला काम को करेगा तो कितने दिन में कर सकता है? अगर 25% काम अगर आपको 18 दिन में कर सकता है तो आपका 100% काम कितने दिन में करेगा? तो सिंपल सा आपका गुना 4 यानी 100% कितने दिन में करेगा? तो 18×4 = 72 यानी 72 दिन में आपका बी काम करेगा। जब आपको पता चल गया कि बी आपका काम को 72 दिन में कर सकता है और ए और बी मिल के काम को 20 दिन में कर सकता है, तो आप नहीं बता सकते कि ए आपका अकेला कितने दिन में काम कर सकता है। तो क्या हो जाएगा आपका 20 × 72। मैंने आपको फॉर्मूला डायरेक्ट बता दिया। अब 72 में से 20 घटा दीजिए तो क्या होगा? 2 और 5 यानी 52। तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ आपका 26 हो गया, यहाँ आपका 36 हो गया, यहाँ आपका 10 हो गया, यहाँ आपका 13 हो गया। तो इसका आंसर फिलहाल क्या हो गया? 13, मतलब आपका 360/13। ठीक है, 13 ये दिन लगेंगे इसको काम खत्म करने में, मतलब आपका। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए सलीकरण से है, तो चलिए आप लोग उसको जल्दी से ट्राई कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सिंपल सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 12, 5 ये दोनों का एलसीएम आप लेंगे तो 12, 5 का एलसीएम क्या हो जाता है? 60 होगा। 60 हो गया तो यहाँ डायरेक्ट हो गया 12×4 = 48 हो गया। और यहाँ पास आपका क्या होगा? 5×5 = 25। तो यहाँ पास आपका ये बन गया। तो 48 और 25 कितना हो गया? 53, 63, 73 यानी 73/60। तो यहाँ देखिए 60 × 60 और 60 और 13 73। बस इसका आंसर सिंपल सा ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आप लोग इसको फिर से ट्राई कीजिए। क्या बोला आपको? ए और बी के वर्तमान आयु का योग 77 साल है। 7 साल पहले ए की आयु बी का 2.5 गुना थी, मतलब आपका 2.5 गुना थी। तो ए का वर्तमान आयु कितनी है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए आप लोग इसको भी ट्राई कीजिए जल्दी से। यहाँ पास बोला है आपका सिंपल सा ए और बी का आपको आयु दे दिया 77 साल है वर्तमान में, और 7 साल पहले क्या था? आप समझिएगा, 7 साल पहले ए की आयु बी का 2.5 गुना थी। ए का आयु बी का 2.5 गुना थी। अगर मैं बी का आयु को अगर 2 मान लेता हूं तो इसका 2.5 गुना था आपका ए का आयु, मतलब कितना होगा? 2.5 गुना 5 होगा। बात को समझ लिए। मैंने मान लिया आपका बी का आयु 7 साल पहले 2 था, तो आपका ए का कितना था? तो 2.5 गुना था, तो यानी आपका 5 था। अब आप बात को समझ रहे होंगे। अब वही बोल रहा है आपको, तो ए का आयु कितना आपको बताना है वर्तमान में। तो मेरे को पता चल गया यहाँ पास ए का आयु क्या है 7 साल पहले, तो आपका 5x और बी का क्या है 2x। तो यहाँ पास आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं 5x + 2x, यानी दोनों का एज कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। और 7x और ये क्या था? ये आपका 7 साल पहले का था। तो 7 साल बाद क्या होगा आयु में? तो 7 साल इसका जुड़ जाएगा और 7 साल इसका जुड़ जाएगा, यानी 7 साल 14 साल। तो ये आपका 14 और जुड़ जाएगा। अब यही आपका कितना है? ए और बी का वर्तमान आयु 77 साल। तो बस आप इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिए। तो ये 14 यहाँ चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? ये 73 और 10 63, यानी 63 हो गया। और ये आपका 7x, तो 7x = क्या हो गया 63। तो x का वैल्यू क्या आ गया? x का वैल्यू मेरे पास 9 आ गया। अब आपका x का वैल्यू 9 आ गया, तो बताइए ए का वैल्यू क्या? ए का क्या हो जाएगा 5x, यानी ए का मेरा एज कितना हो गया? ये 45 हो गया। और बी का कितना हो गया? 9 2 18 हो गया। तो ये मेरा क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये मेरा 7 साल पहले वाला है, क्योंकि मैंने 7 साल पहले वाला माना था। अब अभी आपसे क्या पूछा? ए का वर्तमान बताओ। तो ए का वर्तमान क्या हो जाएगा? तो 45 साल है वो आपका 7 साल पहले, तो अभी क्या हो जाएगा 7 और जोड़ दीजिए, यानी 52 वर्ष। यानी इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए सलीकरण से है। चलिए इसको आप लोग बनाइए, सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए अब मैं इसको बना के दिखाता हूँ। तो यहाँ पास क्या है देखिए -2 है। देखिए बोर्ड मास को ध्यान जरूर दीजिएगा। यहाँ पर -2 और -4 है, तो माइनस माइनस तो ऐसे पहले प्लस बन गया। 2 और × 4 8 हो गया। ये आपका 7 - 8 है, तो आपका ब्रैकेट में क्या हो गया? आपका 7 - 8, तो ये आपका क्या हो गया? फिर -1
और इंटू 8, तो यहाँ पास क्या हो गया -8। तो सिंपल से इसका आंसर हो गया -8। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए आप लोग इसको फिर से ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पास आपका क्या बोला, आपको पाइप ए, बी और सी एक खाली हौद से जुड़े हैं, जबकि पहले दो पाइप हौद को क्रमश 6.6 तथा 16.5 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप हौद को भरने के बाद 9.9 घंटे में खाली कर सकता है। हौद के 3/5 भरने पर यदि सभी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो हौद को भरने में कितना घंटे का समय लगेगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको लेंदी कर दिया क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पास आपको क्या बोला, कोई 3 पाइप है, ए है, बी है, सी है। ए पाइप क्या बोल रहा है, आपका जो हौद में आपका जो जुड़ा हुआ है पाइप, वो उसको कितने घंटे में भर सकता है, तो ये बोल रहा है आपका 6.6 घंटे में भर सकता है। जो बी भर रहा है वो आपका 16.5 घंटे में भर रहा है। और आपका जो सी पाइप है वो क्या कर रहा है, बोलता है कि आपका वो टंकी जो आपका भर जाता है, मतलब जो आपका हौद है वो आपका पूरा भर जाता है, तो वो उसको 9.9 घंटे में खाली कर सकता है, यानी आपका 9.9 में खाली कर रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पास आपका टंकी का क्षमता निकाल लीजिए कि टंकी का पूरा क्षमता है कितना, कि वो कितना उसमें लीटर पानी घुस सकता है। तो ये तीनों क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आपको पॉइंट पॉइंट दिख रहा होगा, तो आप सोचेंगे एलसीएम कैसे लेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या कीजिए, आपको अगर नहीं समझ आ रहा है तो पॉइंट को क्या कीजिए 10 से गुना कर दीजिए तीनों नंबर में। जब 10 से आप तीनों नंबर में गुना करेंगे तो क्या होगा, 66 हो गया, ये आपका 165 बन गया, ये आपका 99 बन गया। तो अब आप इसको एलसीएम ले लेंगे, तब जब आप इसका एलसीएम लेंगे तब क्या आएगा, आपका 990 आएगा। और आपने 10 से गुना किया था, तो 10 से यहाँ भी आपको भाग देना होगा, तभी जाके आपका मेकअप होगा। तो आप क्या कीजिए, 10 से भाग दे दीजिए, यानी मेरा ये तीनों का एलसीएम क्या हो गया, 99 हो गया। सिंपल सा, जब आपका 99 हो गया तब आपका यानी ए कितने देर में, मतलब आपका ए 1 घंटे में कितना लीटर भर पा रहा है, तो यहाँ पास आप निकालेंगे तो ए आपका 15 लीटर भर पा रहा है। अगर बी का बात करेंगे तो बी आपका 6 लीटर भर पा रहा है। और सी अगर आपका देखेंगे तो सी आपका 10 लीटर भर पा रहा है 1 घंटे में। तो बस अब आपका टोटल कितना था, 99 लीटर आपको भरना था, टैंक का कैपेसिटी है। अब क्या बोला था क्वेश्चन में, हौद के 3/5 भरने पर, यानी आपका 3/5 आपका भाग भरा हुआ है, आपको भरना कितना है, तो 2/5 भाग भरना है, यानी 99 का 2/5 क्या होगा, तो ये आपका होगा, यानी आपको इतना ही भरना है। अब आप देखिए, ये तीनों पाइप को खोल दिया जा रहा था तो कितना आपका पानी भराएगा, तो देखिए ए पाइप आपका 15 भर रहा है, अब बी पाइप आपका 6 भर रहा है, और सी पाइप आपका 10 खाली कर रहा है, ठीक है, ये आपका 10 खाली कर रहा था, ठीक है। तो ये आपको 15 6 21 हो गया, यानी 1 घंटा में ये लोग 21 भरेंगे और 10 आपका ये खाली कर रहा है, तो आपका ओवरऑल कितना पानी भरा रहा, तो 11 भरा रहा। तो बस यानी आपको इतना भरना है, और आपको 11 1 घंटा में भरा रहा, तो बस यहाँ पास आप 11 से भाग दे देंगे तो आपका इतना ही समय लगेगा। तो ये 11 से आपका 9 बार में, या 9 2 18 और 18/5, तो ये क्या हो गया आपका 3.6 घंटा लगेगा आपको उसको बाद में भरने में। क्लियर है, पूरा 3.5 भरने के बाद, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फिलहाल आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपको, एक मिश्र धातु में 42% चांदी थी। यदि मिश्र धातु का मात्रा में 147 ग्राम चांदी थी तो मिश्र धातु में दूसरा तत्व की मात्रा कितनी थी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला आपका 42% चांदी है, जो कि आपका कितना ग्राम है, 147 ग्राम है, आपको बता दिया गया। तो आपको बताना दूसरा जो धातु है वो कितना ग्राम है। तो देखिए 42% अगर आपका 147 ग्राम है तो आपका 1 ग्राम का वैल्यू क्या हो जाएगा, 147/42। बात समझ रहे हैं। अब आपको क्या बताना, दूसरा वाला धातु, तो जब 42% अगर आपका ये आपका चांदी था तो दूसरा धातु कितना होगा, तो दूसरा धातु आपका 58% होगा। तो बस निकाल लीजिए, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आपका 21 हो गया, यहाँ आपका 29 हो गया, यहाँ 7 का पारा में यहाँ पे देखिए तो कट गया, डायरेक्ट कट गया, तो ये आपका हो गया 7 बार में। तो बस सॉल्व कर लीजिए, 7 × 29 कितना हो जाएगा, 7 9 63 और 6 और 7 2 14 और 6 20, यानी 203 ग्राम इसका आंसर हो गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिलहाल आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए क्या बोला आपको, और आप लोग इसको ट्राई कीजिए जरूर। तो यहाँ बोला आपको, यदि किसी घन की कोर को 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो इसका आयतन 988 सेंटीमीटर क्यूबिक बढ़ जाता है, तो घन का प्रत्येक कोर की मूल लंबाई कितनी है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पास बोल रहा है कोई घन है, ठीक है, कोई घन है जिसका कोर कुछ भी हो सकता है। अब बोल रहा है जब उसका कोर में, यानी आपका एज में, ठीक है, जब इसका एज में अगर आपका 4 सेंटीमीटर हम लोग बढ़ाते हैं तो वो उसका आयतन में 988 सेंटीमीटर क्यूबिक बढ़ जाता है। तो वही पूछ रहा है कि आपका जो पहले वाला घन है उसका लंबाई आपका कितनी है। तो आप लोग जानते हैं घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है, एक समान होता है, तो आपको वही बताना है कि यहाँ पास इसका लंबाई कितनी है।
तो सिंपल सा आप इसको सबसे अच्छा तरीका अगर मैं बताऊं तो आप इसको ऑप्शन के थ्रू से जल्द बना सकते हैं, ठीक है। वरना बेसिक से भी आप बना सकते हैं, थोड़ा समय लग सकता है, तो मैं बोलूँगा आप इसको यहाँ पर ऑप्शन से बना लीजिएगा। अगर आप बेसिक से बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप इसका जो पहले वाला घन होगा आप उसको x मान लीजिए, और जो बाद वाला घन का जो होगा भुजा वो क्या हो जाएगा x+4 होगा। तो यहाँ पास आपका आयतन का में क्या हो जाएगा, आयतन में अंतर है 988 का, यानी आपका x+4³ माइनस x³, यहाँ पर आपका क्या होगा 988 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर x का वैल्यू निकाल सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो अगर आप ऑप्शन का मदद से जाएंगे तो ऑप्शन का डायरेक्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पास क्या है आपसे पहले वाला पूछ रहा है। तो देखिए पहले वाला पूछ रहा है मतलब क्या, आप यहाँ पर डायरेक्ट किसी को भी बैठा सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर डायरेक्ट अगर मैं बात करूँ 7 सेंटीमीटर, अगर 7 सेंटीमीटर अगर आपको उसका पहले भुजा था तो आप लोग जानते हैं आयतन क्या होता है, क्यूबिक होता है। तो 7 का क्या होगा 343 हो गया, ये आपका पहले वाले का आयतन हो गया। अगर 4 सेंटीमीटर बढ़ा दिए तो क्या हो गया 11, तो 11 का क्या 11 का क्यूबिक कितना हो जाएगा 1331। तो अब ये दोनों का अंतर चेक कर लीजिए 988 है या नहीं है, तो 343, तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपका 988 निकल के आ गया। तो इसका आंसर आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। या तो फिर आप अगर आपको लगता है कि आप इसी को कैसे चेक करेंगे तो आप ये सब को भी चेक करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। डायरेक्ट आप यूनिट डिजिट से थोड़ा मदद लीजिए। यहाँ पास आप क्या कर सकते हैं, 6 अगर मानेंगे तो 216 होगा, और 10 जोड़ेंगे तो 1000 होगा। तो 1000 में जब आप घटाएंगे तो ये आपका 4 होगा, तो आपको जरूरत नहीं है आगे सॉल्व करने का। यहाँ पास 8 है तो 8 का क्या होगा 512, फिर आपका 8 में 4 कितना होगा, ये 12 हो गया, तो आपका 12 क्यूबिक कितना हो जाता है, तो ये आपका 1728 होता है। तो यहाँ से भी आप देखेंगे तो ये आपका 6 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आप जल्द से जल्द इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते हैं फिलहाल आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब आप लोग इसको ट्राई कीजिए। यहाँ क्या बोला आपको, 48 किलोमीटर प्रति घंटा गति से ड्राइव करने पर वरुण गंतव्य पर समय से 2 मिनट पहले पहुंचा। यदि वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइव करता है तो वरुण को समय से 1 मिनट देर से पहुंचेगा। तो वरुण को कितनी दूरी के लिए ड्राइव करना है। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको बहुत पहले भी बहुत बार करा चुका हूँ, अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं शुरू से है तो, ठीक है। तो यहाँ पास क्या बोला, सिंपल सा, कोई वरुण है आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अगर गाड़ी चलाता है तो वो आपका गंतव्य पर समय से 2 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, ठीक है। जब वही अगर आपका वो 42 का स्पीड से जब गाड़ी का स्पीड चला रहा है तो वो आपका समय से 1 मिनट देर में पहुंच रहा है, ठीक है। आपका पहले वो आपका 2 मिनट, जब 48 का स्पीड चला रहा था 2 मिनट पहले पहुंच जा रहा था, जब वो 42 का स्पीड चला रहा तो वो आपका 1 मिनट देर से पहुंच रहा है। तो वही पूछ रहा है कि आपका वरुण को कितना दूरी के लिए ड्राइव करना है, मतलब उनका डिस्टेंस पूछ रहा है जहां से वो आपका गंतव्य पर जा रहा है। क्लियर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पास क्या आपको निकालने बोला, डिस्टेंस निकालने बोला है। तो डिस्टेंस क्या होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर स्पीड मैंने आपको क्या बताया था, स्पीड मैंने आपको बताया था क्या 48 का स्पीड से जा रहा है और फिर एक बार 42 का स्पीड से जा रहा है। तो क्या हो गया आपका 48 गुना 42, और कितना का अंतर है स्पीड में, तो 6 का अंतर है। तो ये आपका 6 नीचे आ गया। तो ये मेरा हो गया स्पीड। अब आपका टाइम क्या है, तो टाइम बोल रहा पहले था आपका 2 मिनट पहले पहुंच रहा, और अब की बार आपका 1 मिनट वो देर से पहुंच रहा। तो यहाँ पर टाइम में अंतर कितना दिख रहा है, टाइम में अंतर देखिए तो 2 मिनट वहाँ आपका वो पहले पहुंच जा रहा था और 1 मिनट यहाँ देर से पहुंच रहा। तो टाइम में अंतर देखेंगे तो कितना का अंतर है, तो 3 मिनट का अंतर है। तो बस 3 मिनट हो गया मेरा। अब यहाँ पे मिनट में है तो इसको घंटा में चेंज कर लेंगे, क्योंकि सब कुछ आपका किलोमीटर आवर में है। तो यहाँ पास मैं 60 से भाग दे देता हूँ, तब सॉल्व कर लेंगे। तो 3 ये आपका 2 बार में कट गया। यहाँ पास आप 2 से 21 बार में काट सकते हैं। फिर 3 का पाड़ा में ये आपका 20 बार में, ये आपका 7 आ गया। फिर आपका 2 का पाड़ा में ये 10 कर दीजिए, ये आपका 24 कर दीजिए। अब आप सॉल्व कर लेंगे तो 24 गुना 7 कितना हो जाएगा ये आपका, तो ये हो गया आपका 168 और बटा 10। तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी आपका 16.8 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं फिलहाल आपका। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या बोला आपको, इसको ट्राई कीजिए। एक मिश्रण के रेत और रोड़ी का अनुपात 7:9 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:17 है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ क्या है आपका, रोड़ी है और क्या है, सॉरी यहाँ पास माफ़ कीजिएगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। रेत और रोड़ी है ना, तो यहाँ पास आपका रेत और रोड़ी और क्या है एक आपका सीमेंट। तो यहाँ पास मैं सीमेंट को भी बना देता हूँ। तो ये आपका सीमेंट। तो देखिए यहाँ पास क्या कैसे कैसे अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अनुपात दिया हुआ आपको रोड़ी का, ठीक है। रेत और रोड़ी का क्या दिया हुआ आपको 17:9। और यहाँ पर देखेंगे रोड़ी और सीमेंट का क्या अनुपात है, तो 6:17। तो बस अब आप निकाल लीजिए तीनों का मतलब अनुपात में क्या होगा। तो यहाँ 9 से आपका ये हो जाएगा, यहाँ आपका 6 से हो जाएगा। अब यहाँ पास अनुपात निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी काट सकते हैं। 3 का पाड़ा में 2 बार में कट गया, 3 का पाड़ा में 3 बार में कट गया, 3 का पाड़ा में 3 बार में कट गया। तब क्या हो गया 17 2 34 हो गया। और ये आपका क्या 6 3 18 हो गया।
और यहाँ क्या 17×51 हो गया, यानी तीनों का अनुपात में क्या आ गया 34:18:51। तो आपसे क्या पूछा, मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात पूछा है, रेत और सीमेंट। तो रेत मेरा यहाँ है और सीमेंट मेरा यहाँ है, तो क्या हो गया 34:51। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो और सॉल्व हो जाएगा, 17 का पारा में 2 बार में 17×51, यानी इसका आंसर क्या हो गया 2:3, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिलहाल आपका। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग इसको भी ट्राई कीजिए। यहाँ क्या बोला आपको, समर को 8 दिवसीय बिक्री अभियान के दौरान अपनी यात्रा को ख्याल रखने के लिए कुछ धनराशि दी जितने में उसे खर्च चलाना था। हालांकि उन्होंने अपने प्रवास को और 6 दिनों तक बढ़ाया था। नतीजतन उनका औसत दैनिक यात्रा भत्ता 120 रुपये कम हो गया। शुरुआत में उसे कितनी राशि स्वीकृत की गई थी। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ लीजिए क्या बोला है, बस आपसे बन जाएगा। यहाँ बोल रहा कोई समर आपका व्यक्ति है, उसको 8 दिनों तक के लिए आपका कुछ पैसे दिया जाता है खर्च चलाने के लिए। मतलब 8 दिनों तक के लिए उसको कुछ पैसे दिए जा रहे हैं खर्च चलाने के लिए। मान लीजिए आपका 100 रुपये दिया जा रहा है उसको 8 दिनों के खर्च चलाने के लिए। अब वो क्या कर रहा है समर, वो अपना एडजस्ट कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है, वो 8 दिनों तक ना चला के वो क्या कर रहा है 6 दिन और ज़्यादा चला रहा है। मतलब आपका 14 दिन तक आपका वो पैसे को चला रहा है, वही 100 रुपया को। तो जिसमें आपका जब वो 14 दिन तक के लिए चलाता है तो उसमें उसका क्या हो रहा है, उसका औसत दैनिक यात्रा 120 रुपये भत्ता कम हो जाता है। अगर आपका मान लीजिए अगर 8 दिन तक के लिए अगर वो पैसा उसको कुछ मिला था तो वो उसको कुछ हिसाब से तो दिया गया होगा कि वो आपका प्रतिदिन इतना इतना खर्च करेगा, मगर वो उतना दिन खर्च ना करके वो आपका 14 दिन तक के लिए खर्च करता है। तब आपका 14 दिन के लिए आपका पैसा का जब आपका वो आपका प्रतिदिन जो आपका खर्च कर रहा था उसमें, और आपका पहले का जो आपका 8 दिन के लिए जो आपको खर्च के लिए दिया गया था उसमें उसका जब देखा गया तो 120 रुपये कम का अंतर दिखा। मतलब जो अंतर है वो आपका 120 रुपये का अंतर था। तो वही पूछा आपको शुरुआती में उसके कितने राशि स्वीकृत की गई थी, मतलब उसको कितना रुपया उसको अलॉट किया गया था या कितना रुपया उसको दिया गया था। तो चलिए क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, तब आप इसको डायरेक्ट अब बना लीजिए। यहाँ पास आपको मान लीजिए 8 दिन के लिए अगर उसको x रुपया दिया गया था तो प्रतिदिन उसका कितना रुपये खर्च होने थे, x/8। ठीक है, प्रतिदिन अगर x/8 रुपये मिलेंगे तभी आपका मतलब 8 दिन तक चलेगा तो पैसा आपका x रुपया होगा। अब वो x/8 ना खर्च करके वो क्या कर रहा है 14 दिन तक पैसा चला रहा है। मतलब आपका 14 दिन को पैसा अब वो आपका x रुपया खर्च कर रहा है, यानी प्रतिदिन कितना खर्च कर रहा है x/14 कर रहा है। तो बस अब यहाँ पास इसका अंतर दिया हुआ तो यहाँ पास क्या कर सकते हैं, यानी आपका x, मैं आप माफ़ कीजिएगा मैं सभी कुछ को हटा रहा हूँ, यानी आपका x/8 माइनस x/14। तो इसका अंतर क्या है, तो 120 रुपये का अंतर दिख रहा है, क्योंकि मेरा 8 दिन का जो खर्चा उसको मिला था वो उतना ना चला के 14 दिन के लिए खर्चा चला रहा, जिसमें उसका 120 रुपये का कम हो गया। तो बस यहाँ सॉल्व कर लीजिए, वही आपका x का वही पैसा मिला था, तब आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा 8 और 14। तो यहाँ पास क्या करूँगा मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ। तो 8 और 14 का एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पास आपका, तो ये आपका देखिए 14 है 28, 28 भी नहीं होगा 56 हो जाएगा सही। तो यहाँ पास आप इसका 56 एलसीएम निकाल लेंगे तो 56 हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 8 का टाइम में 56 कितना बार में 7 बार में, तो ये आपका 7x हो गया। यहाँ और आपका कितना बार में 4 बार में, तो 4x हो गया। और 56 को मैं डायरेक्ट यहाँ एडजस्ट कर दे रहा हूँ, ये आपका 120 हो गया। तो 7 से 4 जाए कितना हो गया 3 हो गया, तो 3x। और ये आपका वही है, तो 3 को मैं काट देता हूँ अब किसी से, तो ये हो गया आपका 40 बार में कट गया। तो यहाँ पर आपको क्या हो गया 56 गुना 40, तो क्या हो गया 6 चौके 24 और 2 5 चौके 20 और 2 22, यानी 200 मतलब क्या 22 24 40, यहाँ 0 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया 2240 रुपये उसको पहले पैसे मिली थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को समझ आया होगा। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर, और ये मेरा आज का सेट भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो बस ऐसी फ्रेंड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है तो फ्रेंड, तो चलिए वीडियो को आप यहाँ वाइंड अप करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा, और यदि हमारे चैनल पहली दफा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।